नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज भी लोकतंत्र जिंदाबाद है और हम एक बार फिर हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर है। लोकतंत्र में लोग के मिजाज को समझना और उसके मुताबिक फैसले करना होता है, लेकिन हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि उन्माद में कोई ऐसे कदम न उठे जिसका खामियाजा पूरे राष्ट्र को उठाना पड़े। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान को हर मोर्चे पर कड़ा संदेश दिया जा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आस्तीन में छिपे आतंक के सपोलों पर कार्रवाई की बजाय उनको सुरक्षित पनाह दे रहे हैं और यही वजह है कि हिंदुस्तान का आम आदमी बेहद गुस्से में है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां सरकार ने पाकिस्तान की पोल खोली है, तो वहीं दूसरी तरफ खेल के मैदान से भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की आवाज सुनाई दी है। क्रिकेट प्रेमी ये सवाल उठा रहे हैं कि जांबाजों की शहादत के बाद सारे रिश्ते तोड़ दिए जाने चाहिए, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच रद्द होना चाहिए। तो इन सभी खबरों पर करेंगे चर्चा। आज हम समझेंगे कि लोग की आवाज क्या है, उसके मन की बात क्या है। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में वक्त है कि हम आपको क्या दिखाएंगे और क्या नहीं दिखाएंगे। हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें दिखाएंगे, बल्कि खबरों के पीछे की खबर भी बताएंगे। मैं इस चर्चा में हाजिर हूं, मेरे साथ शोभना है और शोभना के साथ साथ रवि शर्मा है जो कि हमारे एडिटर हैं। और इस न्यूज मीटिंग में हम हर अपडेट के साथ अपने रिपोर्टर से भी लाइव जुड़ेंगे। तो नजर डाल लेते हैं कि आज किन बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ देश की आवाज क्या है, क्या क्रिकेट प्रेमियों की आवाज क्या है, उस पर होगी हमारी खबर। साथ ही साथ पुलवामा हमले पर सियासत और सरकार का जो विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी ने 5 सवाल पूछे हैं, उस पर भी बात होगी। और कीर्ति आजाद की बूथ कैप्चरिंग के बयान पर भी होगी न्यूज मीटिंग में चर्चा। साथ ही साथ अलगाववादी नेताओं पर जो शिकंजा कसता जा रहा है, उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और सुरक्षा में भारी भरकम फौज 1000 लोग और 100 गाड़ियों को हटा लिया गया है। उसका क्या घाटी पर फर्क पड़ेगा, उसकी भी बात करेंगे। और पाकिस्तान ने फिर तोड़ा है सीज़फायर, इस पर भी हम न्यूज मीटिंग में चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और क्या हम नहीं दिखाएंगे वो भी दीपक जी इस बुलेटिन में हम जरूर बताएंगे। लेकिन क्या दिखाएंगे इसमें हम ये बता देते हैं कि जाधव को पाकिस्तान से लाना है, ये हम दिखाएंगे, क्योंकि आईसीजे में कल हियरिंग हुई थी, उसका भी पूरा अपडेट हम आपको देंगे। और साथ ही साथ कपिल शर्मा के शो में सिद्धू वापस हैं, ये खबर भी हमको दिखाएंगे जो रवि को भी गुदगुदाएगी। क्यों रवि? जी बिल्कुल। और अब ये बता देते हैं दीपक जी कि क्या हम इस बुलेटिन में इस लोकतंत्र जिंदाबाद में नहीं दिखाएंगे जो जनता के देश के हक में है। पाकिस्तान विरोध के नाम पर हिंसा की जो सियासत हो रही है वो हम कतई नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का उन्माद फैले। पाकिस्तान विरोध के नाम पर जो मजहबी नफरत फैलाई जा रही है, हम उस पर भी खबर नहीं दिखाएंगे दीपक जी, क्योंकि इसके पीछे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। इनके पीछे वो इंटरेस्ट है जो नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर अमन और शांति बनी रहे। इस वक्त पूरा देश एकजुट है, इस वक्त पूरा भारत एकजुट है और चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और क्रिकेट विरोध के नाम पर गुटबाजी से जुड़ी जो खबरें हैं उसको भी हम नहीं दिखाएंगे। आपको क्या लगता है रवि, आपको नहीं लगता कि इन तीनों खबरों को दिखाए जाने का विपरीत असर पड़ सकता है हमारे जनमानस पर? जी बिल्कुल, जिस तरह का उन्माद इस वक्त देश में देखा जा रहा है, जिस तरह की जनभावनाएं उमड़ी हुई है इस समय में, इस तरह की खबरें लोगों को और आंदोलित कर सकती है। इंदिरापुरम में परसों का ही मामला है कि जब लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया और 100 के करीब लोगों के खिलाफ एफआईआर पुलिस को दर्ज करनी पड़ी है। तो इस तरह की खबरें हम इसीलिए नहीं दिखाएंगे। तो ये खबरें हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन क्या दिखाएंगे उस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र लोगों से है और लोगों के लिए होता है, और जिस लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं का सम्मान न किया जाए वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अभी पुलवामा हमले के बाद पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, और इस समय यही लोकतंत्र की भी मांग है कि लोगों की भावनाओं का सम्मान हो। ऐसे में माहौल में क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है। लोग इस मैच के खिलाफ हैं
और मैच ना होने की मांग कर रहे हैं। दीपक जी, लगातार लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ रहे हैं कि एक तरफ हमारे जवान इस पाकिस्तान की ने शहीद कर दिए और दूसरी तरफ हम इनके साथ खेल खेले। इंडिया न्यूज भी लोगों की भावनाओं के साथ खड़ा हो गया और उसने भी पाकिस्तान से मैच रद्द करने की मुहिम चलाई है, जिसे लोगों का साथ मिला है और एक बड़ा जनसमूह इंडिया न्यूज की इस मुहिम से जुड़ गया है। अब क्रिकेट के दिग्गज और खुद बीसीसीआई भी मानने लगा है कि मैच नहीं होना चाहिए। कल होने वाली मीटिंग में इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। सीधे चलते हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा के पास। राजीव, कल बैठक होनी है और कल की इस बैठक में किन किन मुद्दों के आधार पर यह फैसला हो सकता है कि पाकिस्तान से नहीं खेला जाए? देखिए, जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ है पुलवामा अटैक के बाद, दीपक जी, एक बड़ा प्रेशर बना था बीसीसीआई के ऊपर कि वो पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप के मैचेस ना खेले। लेकिन टेक्निकल आधार पर अगर आप देखें तो आप खेलने से इनकार नहीं कर सकते थे। इसलिए बीसीसीआई ने एक अलग रास्ता अपनाया कि वर्ल्ड कप से पाकिस्तान टीम को बाहर किया जाए। यहाँ पर वो एक लेटर कल बीसीसीआई के जो सीईओ है राहुल जौहरी, उन्होंने आईसीसी को लिखा है और 27 तारीख को जो मीटिंग होनी है उस पर औपचारिक तौर पर बहुत ही पुरजोर तरीके से जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो अपनी बात रखेगा। क्योंकि जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में भारत में, उसको लेकर बहुत रोष है। और जिस तरह से इंडिया न्यूज ने एक मुहिम जो चलाई थी 15 तारीख से, उसके बाद दीपक जी, आपने भी लगातार देखा है कि करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े हैं इस मुहिम से और एक सुर में हर आदमी यही कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान किसी भी हाल में किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी क्रिकेट मैच ना खेले। तो ये जो सीओए की बैठक होने वाली है राजीव, इसको कब के लिए तय किया गया है? सीओए की बैठक में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और क्या फैसला लिया जा सकता है इस सीओए की बैठक में? सीओए की बैठक जो है वो कल होनी है दिल्ली में, दीपक जी, जिसमें राहुल जौहरी होंगे, विनोद राय होंगे और डायना एंड्रूजी होंगी। और ये तीनों लोग जो लेटर की हम लोग कल बात कर रहे थे उसको ऑफिशियली आईसीसी के पास भेजने पर उस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद एक रणनीति बनाई जाएगी। तो जो क्रिकेट के लॉज हैं, आईसीसी के लॉज हैं, उसके अंतर्गत किस तरह से पाकिस्तान के पक्ष के खिलाफ वहां पर वोट किया जाए और किस तरह से बाकी की कंट्रीज को इकट्ठा किया जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी खबरें आई हैं कि वहां पर भी जो कुछ हुआ है भारत में उसको लेके बहुत रोष है और वो भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है। तो ये एक रणनीति कल बनेगी जहां पर जितनी भी कंट्रीज हैं, टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज है खासतौर से, जिनके पास फुल नेशन का दर्जा प्राप्त है आईसीसी की तरफ से, उन सभी को भारत इकट्ठा करना चाहेगा और पाकिस्तान के खिलाफ पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास फिर आएंगे। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। इंडिया न्यूज ने ही और खासकर राजीव मिश्रा ही ने ये मुहिम शुरू की थी, जिस मुहिम के बाद अब बीसीसीआई लेटर लिखने जा रहा है आईसीसी को कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते। कई सारे साल रहे हैं, अगर आप अब ग्राफिक देख रहे होंगे तो उसमें यह दिखाया गया है कि कब कब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट नहीं हुआ है। लेकिन अब इस न्यूज मीटिंग में शोभना आपके मन की बात और रवि आपके मन की बात। शोभना, सबसे पहले क्या भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहिए? अगर भावनाओं की बात करूं तो बिल्कुल नहीं अगर खेलना। भावनाएं शब्द क्यों लड़ा रही हैं आप? मैं इसलिए लगा रही हूं क्योंकि सिर्फ भावनाओं से इतने बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। ऐसे एक टूर्नामेंट से जो पूरे विश्व समुदाय के लिए होता है, पूरे कई देशों के टीम्स उसमें हिस्सा लेती है, ऐसे में पूरे विश्व को हम क्या मैसेज देंगे? क्या हम कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं देंगे कि नहीं, हम बहुत जज्बाती होकर फैसला ले रहे हैं? हालांकि जज्बात का मामला है, हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन भावनाओं पे हर फैसला मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। रवि, खेलना चाहिए क्रिकेट या नहीं खेलना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए और उसकी दो वजह है। एक तो जैसा कि शोभना कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक मैसेज आएगा। मैसेज ही तो हम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह से वो आतंक का प्रायोजक देश बन गया है, उसके साथ हम खेलना नहीं चाहते। दूसरी वजह यह है कि दुनिया की चौथी वर्ल्ड रैंकिंग में टीम है पाकिस्तान की, मतलब इक्का दुक्का चीजें जो पाकिस्तान के पास है जिन पर वो गर्व कर सकता है, उसमें से एक क्रिकेट भी है। और पाकिस्तान की जमीन पर कोई भी देश खेलना नहीं चाहता है क्रिकेट, तो अगर इस वर्ल्ड कप से भी उसको बाहर कर दिया जाता है तो एक बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री होगी और साथ में एक बड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है ना दीपक जी कि उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, उसको वर्ल्ड कप से बाहर ही होना पड़ेगा अगर भारत खेलने से इनकार करता है, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा नहीं होगा और फिर से ड्रॉज होंगे। जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अलग अलग ड्रॉ होंगे। लेकिन शोभना, मैं आपने कहा जज्बाती होकर फैसला नहीं करना चाहिए। जज्बात कहां कहां चले हैं ये मैं आपको बताता हूं। 1961 से 1978 के बीच भारत और पाकिस्तान ने क्रिकेट नहीं खेला, ये भी सबको पता है। 1965 और 1971 की जंग के बाद भी कई साल दोनों
नहीं खेले। उसके बाद 1999 से लेकर 1978 से लेकर 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट चलता रहा। 1999 से लेकर 2004 तक करगिल की जंग की वजह से क्रिकेट नहीं हुआ। मैं आपको ये भी बता दूं कि शिवसेना ऐसी पार्टी थी जो हमेशा विरोध करती रही थी, और एक बार तो उन्होंने फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच को भी खोद दिया था। मैं अभी भी उस पुलिस केस के अंदर एक विटनेस हूं, और वो केस मेरे ख्याल से अभी भी चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं। लेकिन शोभना, मैं जानना चाहता हूं, आप इसको सिर्फ भावनाओं की वजह से क्यों बोल रहे हैं? भावनाओं में इसलिए कह रही हूं, आपको नहीं लगता कि ये ठोस कदम होगा? बिल्कुल ठोस कदम होगा दीपक जी, और ये बहुत बड़ी बात भी है। अगर इस देश का नागरिक ये मांग कर रहा है कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमें और चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और देशों का की क्या प्रतिक्रिया इस पर आ सकती है। किस चीज को ध्यान में रखें? 1-to-1 किस चीज को ध्यान में रखें? दीपक जी, ये 1-to-1 मैच नहीं है कि पाकिस्तान के साथ आप कोई सीरीज मत खेलिए। अगर हम एक वर्ल्ड कप, अगर हमारे 40 जवानों की जान जाती है, उनको कायरतापूर्ण तरीके से मारा जाता है, और अगर हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं 40 लोगों की जवान की शहादत को सलामी देते हुए, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर खेल नहीं हो रहा है तो ना हो। दीपक जी, दिक्कत हमारे फ्रंट पर नहीं है, लेकिन आईसीसी ये बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल, आईसीसी की तो पूरी तिजोरी हमसे चलती है। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी टीम, अगर ये खेलने से मना करती है, लेकिन और देशों को भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये क्यों जवाब देना पड़ेगा? रवि, क्या जवाब देना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता किसी तरह का जवाब देना पड़ेगा। अगर दुनिया की वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर की टीम ये कहती है कि हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे क्योंकि फला टीम खेल रही है, तो आपको बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। आप आईसीसी से ये कह सकते हैं कि भारत इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन भारत ये कैसे कहेगा कि पाकिस्तान से हम नहीं खेलेंगे और वर्ल्ड कप से आप उसको बाहर कीजिए? अगर आईसीसी कहता है कि भारत को इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि आप पाकिस्तान को खेलने से मना कर रहे हैं, तो ना बने। फिर व्यूअरशिप कहां जाएगी? आईसीसी को चाहिए रुपया। ये सख्त कदम, अगर दीपक जी ये सख्त कदम उठाने के लिए हिंदुस्तानी टीम, हिंदुस्तान के जो फैंस है क्रिकेट के लिए तैयार हैं, तो ये स्वागत योग्य है कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा तो हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। रवि, बताइए आप शोभना को कैसे काउंटर करेंगे? दीपक जी, ये पहली बार हुआ है इस हमले के बाद कि देश के बाजार, व्यापारी वर्ग जो होता है उसको पैसे से बड़ा प्यार होता है, लेकिन इस हमले के बाद हमने देखा है कि तमाम शहरों के अंदर व्यापारियों ने अपने बाजार बंद रखे, दुकानें बंद रखी, व्यापार का घाटा उठाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार के इस नैरेटिव के साथ है कि गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती। जब हम इस बात पर पूरी तरह से सहमत है कि हम बातचीत नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ क्योंकि वो आतंक को प्रायोजित करता है और दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, तो हम खेल क्यों नहीं बंद? दीपक जी, मेरा एक सवाल और भी है। दीपक जी, मैं एक सेंटीमेंट बताना चाहता हूं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था ट्विटर पर, और वो वीडियो में चल रहा था एक आदमी अपने जूतों की दुकान में जूते बेच रहा है, और वो बोल रहा था पाकिस्तान मुर्दाबाद, 1100 की 3 जोड़ी, 1100 की 3 जोड़ी। फिर वो बोलता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, 1100 की 3 जोड़ी, 1100 की 3 जोड़ी, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 1100 की 3 जोड़ी। बिल्कुल ठीक है। ये सेंटीमेंट है बाजारों का। दीपक जी, क्या हम क्रिकेट के साथ साथ जितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी बैठकें होती हैं सरकारों के लेवल पर, जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा होता है, चाहे हम बाइकआउट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सार्क नहीं हो पाया, हम उस चीज को बाइकआउट कर चुके हैं, और हमने बड़े फॉर्मली इस बात को बोल दिया है कि ऐसे फोरम्स जहां पर पाकिस्तान मौजूद होगा, भारत उनका हिस्सा नहीं होगा, और इसी के चलते जो सार्क देशों की कॉन्फ्रेंस थी उसको स्थगित करना पड़ा। हाँ, ठीक है दीपक जी, और हमारे तमाम सहयोगी भी हमसे जुड़े हुए हैं। ये तो बात हो गई मेरे सेंटीमेंट की, आप दोनों मुझसे हमारे सेंटीमेंट, मीटिंग के सेंटीमेंट, और हम अलग अलग पक्ष अपने अपने दे रहे हैं। हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अभिषेक मुंबई से और रूपेश जयपुर से, और उनके साथ लोग भी मौजूद है। दीपक जी, मैं यहां पर एक चीज जोड़ना चाहता हूं। अजीत, रुपेश और अभिषेक, सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिर्फ एक ही सवाल के साथ जाइए लोगों के पास, और कुछ मत पूछिए। सबसे पहले अभिषेक, फिर अजीत, फिर रुपेश। अभिषेक। बिल्कुल सीधे पूछते हैं, क्या लगता है मैच होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के बीच या नहीं? नहीं, इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच कभी नहीं होना चाहिए। जो परिस्थिति है, आप क्या मानते हैं, मैच होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या इसका जवाब कैसे देना चाहिए, क्या लगता है आपको? इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई अभी तक हमारे साथ उन्होंने ऐसा अच्छा कुछ किया नहीं कि हम उनके साथ कुछ अच्छा ये करें। मेरा कहना यही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। उसके साथ तो चलिए अब आइए सीधे चलते हैं अजीत के पास। अजीत, दिल्ली क्या कहता है? एक ही सवाल।
बिल्कुल साथ ऊपर है। लोकतंत्र में दिल्ली का काफी अहम होता है और इसी लोकतंत्र के हिस्सों से बात कर लेते हैं कि क्या लगता है पाकिस्तान के साथ मैच होना चाहिए या नहीं, या बैन लग जानी चाहिए? बिल्कुल बैन लगना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो कभी मैच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान पीछे से छुरा भोंकता है, जो हमारे ये रेलवे मंत्री जो पाकिस्तान के कहते हैं हमारे मंदिरों की घंटी बंद करवा देंगे, इनके साथ तो कभी हमारे जवान पे आता है। हमारे जवान पे तो पाकिस्तान बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, ऐसे गद्दार देश के बारे में। चलिए, क्या लगता है मैच खेलना चाहिए, बैन कर देना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। क्या लगता है आपको? एकदम नहीं खेलना चाहिए, एकदम नहीं, दूर होना चाहिए इस देश से, क्राफ्ट है ये। चलिए जवाब देंगे, क्या लगता है मैच खेलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए। नहीं, मैच नहीं खेलना चाहिए और इसी प्रकार से ये भाईचारा बिगाड़ते हैं हमारा, इसके साथ कोई संबंध रखना चाहिए। चलिए, क्या लगता है मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? पाकिस्तान नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बैन पूरी तरह से बैन करना चाहिए। तो ये तमाम तरह से लोगों की प्रतिक्रिया है। दीपक जी, अगर बात करें तो उनका साथ ये कहना है कि मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि एक रिश्ता जो है कायम करने का तरीका जो होता है पाकिस्तान का, वो यहां से कायम करती है। इसलिए पहले अगर पुरबीरा में रोक लगा दी जाए तो ये कहीं न कहीं पाकिस्तान के अजीत, आपके हिसाब से मैच होना चाहिए या नहीं? अजीत, आपके हिसाब से मैच होना चाहिए या नहीं? करते हैं बिल्कुल दीपक जी, ये बात करें हम तो जिस तरह से पुलवामा में है हमला हुआ, उसको देखते हुए मैं सीधे कहूंगा कि मैच ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सीधे चलते हैं रुपेश के बाद जयपुर। रुपेश, यही सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के लोग क्रिकेट से ही तौबा करने लगे हैं। आप देख सकते हैं सीधे जयपुर की तस्वीरें हैं, लोगों के अंदर किस तरीके से रोष व्याप्त है। भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 16 जून को जो ये विश्व कप का मैच हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, जो पुलवामा में जो आतंकी घटना पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा की गई है, पूरा भारत देश इसका बहिष्कार करता है। क्योंकि जो देश आतंक को पनाह देता है, जो देश आतंक को संरक्षण देता है, उस देश के खिलाड़ी हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ तो नहीं खेलेंगे। और मैं ये बीसीसीआई से हमारे भारत देश के पूरे भारत देश की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं कि बीसीसीआई को पाकिस्तान के एक भी खिलाड़ी को अपने विश्व कप के अंदर नहीं खिलाना चाहिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना। और उस दिन 16 तारीख को हमारा इंटरनेट और टीवी हम सब बंद रखेंगे, इसका पूरा बहिष्कार करेंगे। क्या मैच होना चाहिए भारत पाकिस्तान? नहीं होना चाहिए, ये मैच नहीं होना चाहिए, इसका बहिष्कार। आप बताइए, क्या मैच होना चाहिए भारत पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान की जनता अगर इंडिया में पहुंचती है तो उन सबको शूट आउट कर दिया जाएगा ऑन द स्पॉट। पाकिस्तान का कोई बंदा भारत देश के अंदर नहीं आएगा और जो भी पाकिस्तानी बंदा दिखा गया उसको ऑन द स्पॉट मार दिया जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर मैं साफ करना चाहता हूँ कि हम किसी भी तरह की हिंसा के पक्षधर नहीं है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खरोच भी आए अगर वो भारत आते हैं, लेकिन ये फैसले की बात है। और अभी आपने ये आवाजें सुनी, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो ये कह रहा हो कि मैच होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो देश का मैंडेट है वो तो बहुत साफ सुनाई दे रहा है इन तस्वीरों में, और ये लोगों का डायरेक्ट वर्जन है। लोगों से सीधा उनके सामने माइक लगाया गया और उनका ये कहना है कि मैच नहीं होना चाहिए, जबकि भारत और पाकिस्तान के मैच को इन दोनों देशों के बीच में बड़ी आबादी दुनिया की भारत और पाकिस्तान में रहती है, और इतनी बड़ी आबादी अगर एकजुट एक आवाज में ये कहती है भारत की कि हम नहीं देखना चाहते इस मैच को, तो इसके फाइनेंशियल पहलू भी है जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़े। शोभना, आप बताइए, तीनों जगह पर मुंबई, दिल्ली और जयपुर मैच नहीं होना चाहिए। दीपक जी, मैं इस बात की बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि ये मैच होना चाहिए, लेकिन मैं फिर एक बार ये बात कहूंगी कि कोई भी फैसला, कोई भी बात कहने से पहले हमें उसका रिपरकेशन भी जरूर सोच लेना चाहिए। पाकिस्तान की हमें चिंता नहीं है, वो क्या सोचता है वो उसका भाड़ में जाए, लेकिन हमें ये जरूर सोचना होगा कि हम इतनी बड़ी शर्त तो लगा दें, हमारी शर्त क्या मानी जाएगी या हमें ही बाहर होना पड़ेगा? मेरे ख्याल से आईसीसी हमारी ये शर्त जरूर मानेगा। हाँ। क्योंकि आईसीसी की पूरी इकोनॉमी रवि इसी से चलती है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, रवि इसको बताएंगे, रवि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रिकेट से कितना चलती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पे क्रिकेट जो है उनका फेवरेट है, और उन तमाम देशों की आबादी को जोड़ दिया जाए और भारत की आबादी को जोड़ दिया जाए तो भारत बेसिकली जो है एक तरह से रूल करता है, भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इसके ऊपर। और पाकिस्तान की
बात करें तो उनके क्रिकेट उनकी उन चीजों में से एक है जिनके ऊपर वो गर्व कर सकते हैं, जिनसे उनको मोटी कमाई होती है। भारत पाकिस्तान का मैच जब होता है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं, पूरी दुनिया में भारत के लोग रहते हैं जो इस मैच को इंटरनेट के जरिए, टीवी के जरिए देखते हैं। तो एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है पाकिस्तान के लिए भारत और पाकिस्तान का खास मैच। लेकिन अगर यह मैच नहीं होता है तो पाकिस्तान के लिए जाहिर तौर पर दीपक जी एक बहुत बड़ा झटका होगा। और भारत की इकोनॉमी पे भी रवि आप इसका कोई असर देखते हैं? क्योंकि भारत में भी हमारे बहुत सारे एड्स, हमारा बहुत सारा टीवी नेटवर्क, हमारी बहुत सारी चीजें इस चीज पर आधारित है। सिर्फ पाकिस्तान, मुझे लगता है उतना बड़ा झटका नहीं होगा शोभना जितना बड़ा पाकिस्तान का होगा। क्योंकि अगर हम भारत और पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल लेगा, न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। मैं मानता हूं कि क्या ये मांग भी भारत कर सकता है? क्या इसको अगर हम एक पक्ष देना चाहें कि पूल ए पूल भी बने, हम एक पूल में नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर सेमीफाइनल और फाइनल में हम आमने सामने होंगे तो हम इन्हें ट्रॉफी देते हैं, हमें इनके साथ खेलना ही नहीं है। ना ऐसा नहीं हो सकता। या तो आपको पूरी तरह से पाकिस्तान को बाहर करना पड़ेगा और भारत को अंदर रहना पड़ेगा, पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि या फिर भारत अपने आप को पूरे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट से विड्रॉ कर ले। ये दो ही ऑप्शन है। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रही है ना, ये जो तमाम क्रिकेट के जुड़े हुए लोग हैं, क्रिकेट के जो ऑफिस है, चाहे वो धर्मशाला का हो, चाहे वो फिरोज शाह कोटला का हो, या 2-3 जगह और है, मैं नाम भूल रहा हूँ शोभना इस वक्त, शायद आप नाम मेरे करेक्ट कर जयपुर, वहां से पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं उनकी फोटो उतार दी गई है। और देश इस वक्त एक उबाल में है। और भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट वैसे भी शोभना हमेशा से बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत ज्यादा। दीपक जी, जिस समय मैच होता है आप समझ लीजिए कि एकदम ऐसा लगता है कि उस कमरे के अंदर ही तलवारें खिंच गई हैं। और ये इसलिए नहीं कि ये हिंदुस्तानियों की भावना होती है, कुछ ऐसे गद्दार इस देश में बैठे हुए हैं जो यहां रहते हैं, यहां खाते हैं, लेकिन नारे पाकिस्तान के लिए लगाते हैं, कहते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। और यही शायद लड़ाई है दीपक जी। तो हमको ये समझना होगा कि अगर ये मैच होता है तो भारत को इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और फिलहाल जन भावनाओं की अगर कद्र की जाए, क्योंकि लोकतंत्र जिंदाबाद में सबसे जो मजबूत चीजें होती है वो जन भावना होती है। लोकतंत्र में फैसला सिर्फ जनता ही लेती है और जनता की फैसले की माने तो इस मैच को भारत को 15 जून को जो हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये नहीं खेलना चाहिए वर्ल्ड कप में। जन भावनाएं कम से कम यही कहती है। फिलहाल जी हाँ, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोकतंत्र जिंदाबाद लगातार जाती है, देखते रहिए सिर्फ इंडिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आगे बढ़ते हैं। दीपक जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कश्मीर से आ रही है। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि कश्मीर में जैश का नया कमांडर बनाया गया। आईडी एक्सपर्ट अबू बकर को जैश का नया कमांडर बनाया गया है। अफगान लड़कों के साथ मिली है अबू बकर को ट्रेनिंग। पिछले साल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अबू बकर ने घुसपैठ की थी। सीधे चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, क्या खबर है इस बारे में, अबू बकर के बारे में, और ये कौन सा वाला अबू बकर है? देखिए, कामरान के मारे जाने के बाद, क्योंकि कामरान जो है आईडी एक्सपर्ट माना जाता था जैश का, और अबू बकर जो कि अबू बकर ये है जो कि जिसके मौलाना मसूद अजहर खास तौर पर इसको ट्रेंड किया है, और ये अफगानिस्तान में तालिबान के साथ ट्रेनिंग लिया हुआ है अबू बकर है। और ये पिछले जुलाई में ये कश्मीर में ये दाखिल हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दीपक जी कि ये जिस तरह से नए नए धमाकों को करने में माहिर माना जाता है, और इसी को लेकर खुफिया अलर्ट जारी किया गया है, खास तौर पर पुलवामा और शोपियां में। और सीधे तौर पर कहा गया है कि सुरक्षा बल पूरी तौर पर सचेत रहें, क्योंकि आईडी ब्लास्ट करने के फिराक में है जैश। और ये अबू बकर काफी खतरनाक माना जाता है, और इसकी पूरी ट्रेनिंग जो है जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर और रऊफ जो मसूद अजहर का भाई है उसके नेतृत्व में इसे मिला है। और पाक अधिकृत कश्मीर में इसे विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। उसके बाद उसे जो है तालिबान के नेतृत्व में अफगानिस्तान में इसको ट्रेनिंग दी गई है। तो ये काफी खतरनाक कमांडर माना जाता है। अब ये देखना होगा कि सुरक्षा बलों को लेकर, क्योंकि सुरक्षा बलों को एक आईबी ने अलर्ट जारी किया जिसमें आईडी ब्लास्ट का फिर से जो है अलर्ट किया गया है। अब राकेश ने हमको बताया अबू बकर कौन है। रवि, किस तरह से इनको ट्रेन किया जाता है, कैसे ये लोग पाकिस्तान में जाते हैं, फिर कैसे पाकिस्तान से वापस आते हैं और भारत में मिलिटेंसी करने लगते हैं? देखिए दीपक जी, इसमें जो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है वो बड़ा दिलचस्प भी है और बड़ा खतरनाक भी है।
जो कामरान था उसको भी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में दी गई थी। उसने आकर जो हमला किया, जिस तरह से एक कार बम का इस्तेमाल किया, वे पहली बार कश्मीर में कार बम का इस्तेमाल हुआ। ऐसा अफगानिस्तान में होता रहा है, इराक में होता रहा है, सीरिया में होता रहा है। और अभी जो दूसरे शख्स को बनाया गया, अबू बकर को वहां पर जो जैश का कमांडर बनाया गया है, ये भी अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आता है। और उसी तरह के हमले की एक और खबर आई हुई है दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि ये खबर कुछ देर पहले ही आई है कि खुफिया विभाग के मुताबिक एक गाड़ी से हमला किया जा सकता है तंगधार में कश्मीर के। ये नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, पुलवामा साउथ कश्मीर में पड़ता था, बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है। साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी दीपक जी काफी है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में इस तरह के हमले अब तक नहीं हुए हैं। तंगधार को इस बार निशाना बनाने की कवायद है। कॉन्वॉय पर ही हमला होगा ऐसी खबर है सुरक्षा एजेंसियों के पास में। और यह भी है कि एक हरे रंग की कार से इसको हमले को किया जाएगा और 400 से 500 किलोग्राम तक आरडीएक्स का इसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो एक नया पैटर्न जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर, वो पैटर्न ये है कि अफगानिस्तान और सीरिया के ट्रेन लड़ाकों को यहां पर लेकर आओ और उनसे उस तरह का जो है आतंक का पैटर्न कश्मीर के अंदर शुरू करने की यहां पर कोशिश जो है वो दिखाई दे रही थी। तो वाकई रवि, ये बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाला है कि अफगानिस्तान में जो पैटर्न चल रहा है, सीरिया में जो पैटर्न चल रहा है, इराक के अंदर जो पैटर्न चल रहा है, उसको जो है भारत के अंदर लाया जा रहा है। ये तो बहुत खतरनाक संकेत है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जी बिल्कुल, जो पुलवामा हमले से जो सबसे बड़ा खतरा अब सामने दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि उस तरह के हमले जो अब तक भारत में नहीं देखे गए थे, या जो आईसिस या अलकायदा के लोग करते, ये आईसिस और अलकायदा का ही ट्रेंड था जिसको कि बाद में तालिबान ने अपनाया था और तालिबान इस तरह के हमले लगातार वहां पर करता रहा। इस साल के माफ कीजिएगा बीते साल में ऐसे 2 हमले हुए जिसमें कि बाकायदा ट्रक विस्फोटक से भरकर और एम्बेसी से टकरा दिया गया अफगानिस्तान के अंदर। इस तरह के हमले वहां पर बड़े कॉमन है, लेकिन भारत में इस तरह का हमला होना और एक हमले के फौरन बाद मतलब 8वें दिन फिर से इस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट आ जाता है कि इस तरह का एक और हमला हो सकता है और इस बार नॉर्थ कश्मीर को लेकिन रवि, जिस तरीके से सरकार ने अब ये बड़ा कदम उठा लिया है कि कॉन्वॉयज में कोई भी प्राइवेट ट्रैफिक नहीं होगा, तो इतना आसान अब नहीं होगा। एक बार जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन इतना अब चूड़ियां नहीं पहने बैठी है भारतीय सेना। अब देखते ही शूट भी किया जाएगा अगर कोई भी इस तरीके के हमले को अंजाम देने की कोशिश भी करेगा दूर दूर तक। यह भी कह दिया गया है कि अगर 2 वे ट्रैफिक है तो दूसरी तरफ से आने वाले ट्रैफिक को भी बिल्कुल रोक दिया जाएगा, चाहे आम आदमी को दिक्कत ही क्यों ना हो। शोभना, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो आपने बताई जानकारी ये सब साउथ कश्मीर पर लागू होती है क्योंकि वहां पर हाईवे है। हाईवे पर इस तरह का अरेंजमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो नॉर्थ कश्मीर और खासतौर पर ये जो तंगधार के इलाके की मैं बात कर रहा हूं, ये जो इलाका है इसमें जो हाईवे है, जो सड़कें हैं वो गांवों के बीच से गुजरती हैं। कई जगह तो ऐसा भी है कि सड़क के दोनों तरफ गांव हैं, मतलब खतरा वहां पर ज्यादा बढ़ जाता है और सुरक्षा के जो एहतियात है अब और ज्यादा बरतने पड़ेंगे क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में अगर मिलिटेंसी की हवा एक बार फिर से शुरू होती है तो ये और ज्यादा मुसीबत को बढ़ाने वाली बात है। शोभना, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या कदम भारत सरकार उठा रही है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद सरकार ने और कड़े तेवर अपना लिए हैं। 18 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है। इनमें हुर्रियत जी प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी और JKLF प्रमुख यासीन मलिक है। पिछले 4 दिनों में सरकार 22 अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ले चुकी है, लेकिन दीपक जी लगातार ये मांग की जा रही है, पूरे देश से ये मांग हो रही है कि सिर्फ इन नेताओं की सिक्योरिटी वापस लेने से ही काम नहीं होगा। 370 के ऊपर भी लगातार मांग उठ रही है क्योंकि 370 एक ऐसी धारा है जो कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को पालती पोसती है, अलगाववाद को ज्यादा पालती पोसती है और वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनको थोड़े ही नहीं बहुत ज्यादा अधिकार देती है, जिसको हमको समझना होगा। लेकिन शोभना, अभी ये राजनीतिक हालात नहीं है, अभी ये हालात नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर से धारा 370 को वापस लेने की पहल कर सके या वापस ले सके। लेकिन इन लोगों के बारे में समझना होगा, ये लोग वो हैं जो खाते हिंदुस्तान की है और गाते पाकिस्तान की। तो खाने हिंदुस्तान में और गाना पाकिस्तान में, इस बात को अब भारत के अंदर चलने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो गिलानी हो, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे वो मीरवाइज उमर फारूक हो या चाहे कोई वो और अलगाववादी नेता हो। इन्होंने जो घाटी का नुकसान किया है वो नुकसान आज तक किसी ने नहीं किया। आप एग्री करते हैं मुझसे? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं दीपक जी। रवि, आपको भी मैं इसमें शामिल करूंगी कि अब ये इनकी सुरक्षा हटा ली गई है, लेकिन इन्होंने ये कहा बड़े हाथ उठाकर कि हमें तो ये सुरक्षा चाहिए ही नहीं थी। लेकिन अब जब ये सुरक्षा हटा ली गई है तो क्या रिपरकेशन, क्या असर आप देखेंगे? अब एक लाइन यहां पर जोड़ दी शोभना जी दीपक,
ये लोग पाकिस्तान से पैसे खाते हैं, इनको बकायदा पैसे मिलते हैं, पत्थरबाजों को पालते हैं। ये पत्थरबाजी करवाते हैं और इनके खुद के बच्चे, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई फ्रांस में है, कोई जर्मनी में है, इनका पूरा परिवार जो है वो फल फूल रहा है सुरक्षा एजेंसियों के पैसे से और पाकिस्तान के पैसे से। लेकिन ये कश्मीरी युवाओं को भड़काते हैं। क्यों रवि? बिल्कुल, पिछले साल इन्वेस्टिगेशन हुई है जो कि एनआईए ने की है, ईडी ने की है, और उसमें ये बात साफ तौर पर वाजे हुई है, साफ तौर पर पता चली है कि बाकायदा एक ट्रेल था जिसमें कि शब्बीर शाह और इन तमाम लोगों को बाकायदा पाकिस्तान से पैसा आ रहा था, वो पैसा दिया जा रहा था, और उसको बाकायदा अभी तक केस चल रहा है, वो पेंडिंग केस है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो 6 मुख्य नेता थे जिनकी परसों सुरक्षा वापस ली गई, 14 करोड़ रुपए उन पर एक साल का खर्चा आता था, यानी करीब 1.25 करोड़ रुपए महीने का। आखिर उन्होंने देश के लिए ऐसा क्या किया है कि देश इनके ऊपर 1.25 करोड़ रुपए हर महीना खर्च करेगा? ये देश के योगदान क्या दे रहे हैं देश की तरक्की में? देश को क्या किस तरह का फायदा इनसे हो रहा है कि इनके ऊपर इतना खर्च किया जाए? क्यों ना ये पैसा हम उनको दें जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद होते हैं, जो उनके परिवारों को दें, और उन लोगों को दें जो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दीपक जी, ये एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है और लगातार मांग भी सरकार से नहीं होती रही है। मेरा सवाल आपसे यही था कि अब इसका असर आगे देखने के लिए क्या मिलेगा? क्या इससे कुछ हालात सुधरेंगे? अलगाववाद जो है, जिस तरीके से ये पाल पोस रहे हैं पत्थरबाजों को, क्या उसमें हमें कुछ कमी देखने को मिलेगी? देखिए, अगर आपके कोई अंग खराब होना तो आप अंग को काट देते हैं, ठीक है, लेकिन जब बॉडी के अंदर एक कोई पॉइंट है जहां से लगातार आपके शरीर में विष जो है पूरे शरीर में फैलाया जा रहा है, तो आपको उस पॉइंट को खत्म करना होता है। तो यहां पर सिर्फ एक हाथ को काट देना या पांव को काट देने से काम नहीं होगा, इसका जड़ से खात्मा करना पड़ेगा, और जड़ से खात्मा करने का मतलब है पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। और जब तक हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये लोग नहीं संभलेंगे, तब तक ये लोग नहीं चेतेंगे। हमको कश्मीर के मसलों में पाकिस्तान को बिल्कुल इर्रिलेवेंट बना देना होगा, और जब वो हालात होंगे तभी इन जैसे अलगाववादी नेताओं को किसी तरह की सुध आ सकती है, वरना ढाक के 3 पात। एक पुरानी कहावत, एक जानवर है जो है, उसका नाम नहीं लूंगा, उसकी पूंछ टेढ़ी रहती है तो टेढ़ी रहती है, सालों उसको पाइप में डाल के रख दिया जाए तो सालों इनको पाइप में डाल के रख दिया गया, निकलेंगे उसको फूकनी कहते हैं, फूकनी में रख दो पूंछ फिर भी वो टेढ़ी ही निकलेगी। अगली खबर की तरफ दीपक जी, हमें लगता है कि न्यूज मीटिंग में अब हमें बढ़ना चाहिए, हमारे दर्शकों को इंतजार है और हम ज्यादा से ज्यादा खबरें कवर करने की कोशिश भी करते हैं। अगली खबर भी हमारी लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है और कांग्रेस आज उसी भूमिका में नजर आई। सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हालांकि सियासत भी कही जा सकती है 2019 को लेकर। आज भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पुलवामा हमले के 7 दिन बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है। कांग्रेस ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने पुलवामा हमले पर सरकार से 5 सवाल भी पूछे हैं। कांग्रेस और पूरा देश आज भी इस संकल्प पर अडिग है, पर दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता की लालसा देश की सेना और शहीदों के सम्मान से बड़ी है। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे हैं। सत्ता की भूख में इंसानियत और शहादत को मोदी सरकार पीछे छोड़ आई है। पर पुलवामा में हमारे शहीदों के बम से उड़ाने के सदमे से जूझ रहा था तो देश के प्रधानमंत्री इस अमानवीय कार्य में लगे थे। अपने प्रचार और प्रसार की फिल्म की शूटिंग वहां पर कर रहे थे। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन के पास। रजत, सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री पर ये जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके कुछ सबूत भी दिए हैं कांग्रेस ने। क्या सबूत दिए हैं? कौन सी एड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री उस वक्त जब शहीदों की शहादत की बात हो रही थी या शहीदों की शहादत हो चुकी थी? देखिए, एक न्यूज़पेपर है जो कि वही पब्लिश हुआ है जिसमें बकायदा प्रधानमंत्री का जो फोटो शूट चल रहा था या फिल्म चल रही थी वो डिस्कवरी चैनल के साथ चल रहा था और वो जिम कॉर्बेट पार्क में थे। बकायदा उसकी एक वास्ट फोटोग्राफ्स है और जो अखबार ने मिनट टू मिनट का वहां का प्रोग्राम छापा है, कब वो गेस्ट हाउस से निकले, कब फोटो शूट रेडी हुआ, कब वो वापस आए, कब नारेबाजी हुई, कब शाम को चाय नाश्ता किया, ये पूरी डिटेल अखबार में छापी है। उसी अखबार का हवाला देते हुए वही फोटोग्राफ्स दिखाते हुए रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। साफ कह दिया कि 7 दिन तक हम चुप थे, हमने कुछ नहीं बोला, खड़े हुए थे, लेकिन अब वक्त नहीं है कि हम चुपचाप बैठ पाए। हम उस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ
प्रधानमंत्री उस समय फोटोशूट क्यों करा रहे? इंटेलिजेंस ये जो टुकड़ी को मूव कर रही थी, इसका मूवमेंट 7 से 10 आपको रोकना पड़ेगा, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। दीपक जी लगातार ये विवाद विपक्ष उठा रहा है कि ट्रेन का इनॉग्रेशन करने के लिए चले गए, वंदे भारत ट्रेन को झंडा दिखाने के लिए, अब ये एड फिल्म। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश करी कि पाकिस्तान तुम कुछ भी कर लो, हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा? शहादत पे भी वो गए, राजनाथ सिंह को उन्होंने भेजा, हर जगह नेता पहुंचे, तो इस तरीके की सियासत मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब मानी जा सकती। देखिए, जब इस तरह का हमला हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रेंड रहा है कि वर्क एज यूजुअल वो दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे मुंबई में जब ट्रेन ब्लास्ट हुआ था तो अगले दिन हमारी खबर ये थी कि मुंबई में अगले दिन ट्रेन फिर चल रही थी और उन्हीं ट्रेनों के साथ घूमे थे और हमने कहा था कि ट्रेनें अपनी रफ्तार से चल रही हैं और मुंबई ने अपनी रफ्तार से चलना शुरू कर दिया है। 26/11 के बाद भी, 9/11 के बाद भी किस तरह से न्यूयॉर्क के मेयर ने वहां पर अपना काम शुरू किया था और फायर फाइटर्स मुझे लगता है ये सियासत गलत है। मुझे देखिए, विपक्षी पार्टियां का काम है लोकतंत्र के ऊपर की सवाल उठाना। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री वहां फोटो शूट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्या वो डिस्कवरी चैनल के लिए था? क्या वो उनकी एड फिल्म के लिए था? इसकी क्या सच्चाई है? किस अखबार की कटिंग का हवाला दिया जा रहा है? ये उनकी कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है या उनके पास कोई एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ नहीं है। ये अखबार को बेस करते हुए एक रिपोर्ट कही जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है इसका भी हमको पता लगाना होगा।